हेलो बच्चों। आज हम केमिकल रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक की इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसमें हमने रेडिकल्स की वैलेंसी समझा, हमने 20 एलिमेंट्स को याद करने का तरीका समझा, हमने ये समझा कि कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं और हमने समझा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से और देखिएगा कि इन सबको यूज करते हुए जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो कितना इसमें आपको वो सारी चीजों को कवर करूंगी जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में यूज होते हैं। और इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे उससे रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो पहले एक लेमैन लैंग्वेज और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो पूरा यूनिवर्स जो होता है वो मैटर से मिलकर बना हुआ है और ये मैटर जो होते हैं इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एटम्स। ठीक है, तो अब ये एटम्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में और एक यूनिक पैटर्न के रूप में रहते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर उनका एक यूनिक पैटर्न है जिसमें वो रहते हैं और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये जो एटम्स हैं जो अभी तक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हैं, जो एक यूनिक पैटर्न में है, ये अपने उस पैटर्न को तोड़ते हैं। ठीक है, उनके बीच के बॉन्ड टूटते हैं, उनका वो पैटर्न टूटता है और अपने आप को यही एटम अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, और रीअरेंज करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाते हैं या एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो नया मॉलिक्यूल बन गया है इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो जो रिएक्टेंट जो पहले जिन्होंने रिएक्शन करी जिन एटम्स ने, उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता इस नए कंपाउंड में या इस नए मॉलिक्यूल में उन चीजों के, उन प्रॉपर्टीज का जिससे वो मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन अकर करी है। तो रीअरेंजमेंट, हम एक मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसको हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए डेली लाइफ में हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे होती है। जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क केमिकल रिएक्शन है, जैसे जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है, जैसे डाइजेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन कैसे केमिकल रिएक्शन है, जब हम डाइजेस्ट करते हैं किसी चीज को तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी तक इस फॉर्म में हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में है, जो प्रोटीन के फॉर्म में है, जो फैट के फॉर्म में है, जो हमने खाया, तो वो इतने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो एसिमिलेट हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, वो हो जाते हैं अमाइनो एसिड के फॉर्म में, वो हो जाते हैं फैटी एसिड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सब सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन हुई और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो डाइजेशन भी क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही है। फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी तरीके के फ्यूल को आप ले लीजिए, उस वो जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, एशेस बनती है, लाइट होती है, हीट होती है। ठीक है, तो ये सब भी क्या दिखा रहा है कि किसी तरह की केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जो फ्यूल है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और वो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स को ले लीजिए, उससे क्या बनता है, आप ग्रेप को फर्मेंट कर दीजिए, उससे बनती अल्कोहल। ठीक है, उससे बनती शराब, अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी केमिकल रिएक्शन हो गई। तो आप देख रहे हैं हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें, रेस्पिरेशन जो है वो भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन के बाद हमको एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। तो ये सब देखिए, ये सब सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें अपने आसपास में बहुत सारी चीजें दिख जाएंगे। दूध से दही जमना, ये भी दूध से पनीर बनना। तो देखिए स्टेट चेंज हो रही है। या आप कैंडल को जलाइएगा तो वो वैक्स को जो हम सॉरी कैंडल को जो हम जलाते हैं तो जो उसकी वेग होती है उससे एशेस बन जाना है उसका। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारे आसपास में जो हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे हमको समझ में आ रहा है अच्छा हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या होती हैं। तो हमने लिया हाइड्रोजन, हमने उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया और हमारा बन गया वाटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब हम बोर्ड में कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल के फॉर्म में भी अगर हम रिएक्शन को लिख रहे हैं, कोई इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बैलेंस इक्वेशन वाले क्वेश्चन में ही सब कुछ बैलेंस करके देना है और उसके अलावा आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो बैलेंस फॉर्म में ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास है। हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी तो या तो मास क्रिएट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन रह गया, तो 1 ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया, जो नहीं हो सकता क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, राइट। तो चलिए अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 2 और ये 2। अब देखिए बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए समझिए, हाइड्रोजन कैसी गैस है? हाइड्रोजन एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, बहुत जल्दी जलने वाली गैस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कैसी गैस है? ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करती है, बर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, बहुत जल्दी जलती है। ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग को सपोर्ट करती है। पर वाटर क्या है, वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। वाटर ना तो बहुत जल्दी जलता है और ना ही जलने को सपोर्ट करता है, बल्कि वाटर तो अगर कहीं आग लगी होती है तो आग को बुझाने का काम करता है। वो वाटर कोई बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, ना ही वो खुद कभी जलेगा। तो देखिए दोनों में से किसी की भी प्रॉपर्टी इस वाटर के अंदर नहीं है, जबकि यही हाइड्रोजन एंड यही ऑक्सीजन के एटम जो है वो रीअरेंज हुए हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में, है वही एटम्स, पर जब डिफरेंटली अरेंज हुए तो इस नए कंपाउंड की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन अकर करी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये तो रही एक चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो चलिए अब उसको समझते हैं कि हमें कैसे पता चला। ये तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमारे पास 5 स्टेप है, उनमें से कोई भी अगर अकर करता है तो हम ये कहते हैं कि अच्छा हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और इसमें अभी आप सिर्फ लिख लीजिएगा क्योंकि इसी वीडियो में आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से इक्वेशंस होते हैं जहां पे हम ये कहेंगे कि हाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहली है मेटल प्लस एसिड। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा हमेशा गैस इवॉल्व होगी। जब कभी भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमेशा गैस इवॉल्व होगी। और थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो भी हम कहेंगे कि गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो अभी इसको हम एग्जांपल्स थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही लिख लीजिए कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई, कि अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही मतलब बाहर निकल रही हो, तो अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट, अब आप समझते हैं मेटल कोई भी ले लीजिए, KNaCl, कुछ भी मेटल ले लेते हैं। सपोज हमने Na ले लिया, सोडियम ले लिया, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 3, सॉरी कार्बोनेट की 2, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, राइट। तो मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करा लेंगे, किसी भी तरीके की थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लें, ये तीनों ही चीजें हमें गैस का इवोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें कैसे पता चलेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो भी हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, किसी तरीके का कोई केमिकल मतलब जो एटम्स का जो रीअरेंजमेंट है वो हुआ है, ठीक है। और इसमें आप अभी सिर्फ लिख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद ये सब डिस्कस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए।
जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सारी की सारी प्रेसिपिटेट फॉर्म करती हैं। इनफैक्ट उनको कहा ही जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्या है हमारा? चेंज इन कलर। कि अगर कलर में कोई चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन को, किसी दो सब्सटेंस को हम मिला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मिलने के बाद उसके कलर में कोई चेंज आ जा रहा है, तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट को, जिसका कलर होता है पर्पल, उसको अगर हम सिट्रिक एसिड के साथ मिला देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। तो ये कलरलेस हुआ, इसका मतलब हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि अच्छा केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी तो ये कलरलेस हुआ है ना। तो ये जितनी भी चीजें अभी हम इस वीडियो में बताएंगे, ये सारे एक्सपेरिमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको ये सब देखना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सब एक्सपेरिमेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। ठीक है, तो चलिए, तो चेंज ऑफ कलर क्या है? चेंज ऑफ कलर भी हमको बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है इसके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जितनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो सारी सारी कलर चेंज की रिएक्शन है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो कलर चेंज की रिएक्शंस भी होती है। अभी थोड़ी देर बाद हम ये सारी चीजें देखेंगे भी। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो हम जब चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं, किसी भी तरीके का चेंज होता है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब, अगर रिएक्शन दो सब्सटेंस मिलाए और टेस्ट ट्यूब बहुत ठंडी हो गई तो भी हम कहेंगे कि ये चेंज इन टेम्परेचर है। टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाएगी तो भी हम कहेंगे कि ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अभी चेंज इन टेम्परेचर में या तो दो सब्सटेंस के मिलने में बहुत हीट इवॉल्व होगी, बहुत हीट निकलेगी, और ऐसा होने पे अगर हीट निकलती है, बाहर निकलती है, तो हम बोलते हैं रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। अगर उसमें से इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। एंड लाइट भी बहुत ज्यादा निकली है तो लाइट भी होगी उसमें। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन जिसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट निकल ली। देखिए, अब थोड़ा डेली लाइफ में ही देखिए, कहाँ पे मैंने रेस्पिरेशन किया, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ और उसने एनर्जी बना दी। राइट, तो एनर्जी क्या है? एक टाइप ऑफ हीट ही है। ठीक है, तभी तो हमारा बॉडी गर्म रहती है ना। ठीक, तो ये एनर्जी इवॉल्व हुई, एनर्जी बाहर निकली। किस तरह की रिएक्शन है? रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम रेस्पिरेशन को क्या लिखेंगे? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या होता है? किस तरह की रिएक्शंस होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी तरह की कंबस्टन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हम जलाएंगे तो हमेशा हीट होगी, हमेशा हीट होगी और लाइट होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिनमें हीट निकलती है और लाइट होती है। ठीक है, अगर हीट बहुत ज्यादा होगी, लाइट तभी होगी। अगर उतनी हीट नहीं है तो सिर्फ तो लाइट नहीं होगी, जस्ट हीट होगी। तो जितनी भी चीजों को आप, जितना भी कंबशन रिएक्शंस को आप देखोगे वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। तो रेस्पिरेशन के अलावा क्या हुआ? बर्निंग ऑफ फ्यूल लिख लें, ऑफ फ्यूल, या हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? हम एक और जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेते हैं, वो आता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैं इसको मिटा लेती हूँ, इसको लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आती है एक, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन,
हो सकता है आपके हाफिली में भी ये जरूर पूछा जाए, ये आता है मैग्नीशियम रिबन पे। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो उसको अगर हम जलाते हैं तो उसको पहले जलाने से पहले हमको उसको सैंड से रब करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो बहुत हीट जनरेट होती है। ठीक, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। बट जलाने से पहले हमको उसको सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है उसको समझिए। तो मैग्नीशियम जो होता है वो एयर में प्रेजेंट वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। ठीक है, फॉर्म्स लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम, यहां नीचे लिख दे रही हूं कार्बोनेट। ठीक है, अब ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? बेसिक मतलब MgOH होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम की भी 2 और कार्बोनेट की भी 2, तो MgCO3। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, उनके साथ रिएक्ट करता है और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है। ठीक, अब होता क्या है इस लेयर से? ये लेयर बहुत स्टेबल होती है। ठीक, और जलती नहीं आसानी से, आग नहीं पकड़ती ये लेयर। तो अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहते हैं और इसके ऊपर ये लेयर फॉर्म हो चुकी है, तो फर्स्ट थिंग ये लेयर बहुत स्टेबल है, सेकंड ये तो बर्न भी नहीं होती है। तो ये बर्न, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहेंगे जो इस लेयर के नीचे अंडरनीथ है उस लेयर के, ठीक है, तो ये क्या करेगा? हमको इंटरफेयर करेगा बर्निंग के प्रोसेस में, आराम से अच्छे से बर्न होने नहीं देगा या जल्दी बर्न नहीं होने देगा। तो हम क्या करते हैं, इस लेयर को सैंड पेपर से पूरा रब कर देते हैं और इस लेयर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो वाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर? बिकॉज we want to remove this layer of basic magnesium carbonate on its surface so that it will get burned easily। ठीक है, कि वो आराम से अच्छे से बर्न हो जाए। अदरवाइज ये जो सब्सटेंस है वो तो बहुत स्टेबल है, बर्न नहीं होता है, बर्न होने ही नहीं देगा फिर मैग्नीशियम रिबन को। तो जब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। और अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको क्या क्या याद रखना है उसमें। हर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा जाए, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा बेड़ा किसी भी फॉर्म में पूछा जाएगा, आई बेट कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, हमेशा सही होगा। तो देखिए हमें क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ में, अच्छा अगर बोला जाए कि एयर में बर्न होता है तो एयर में बर्न होने के लिए हम +O2 करेंगे। ठीक है, बर्न होता है तो ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं है, और हम अनबैलेंस छोड़ नहीं सकते क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब ये तो विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा विग्रस फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो ये इसके साथ में बनाएगा हीट और ये इसके साथ में देगा लाइट। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड कहाँ पे, आप कैसे समझेंगे कि मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन है। ये जो लाइट यहाँ पे आती है ना, ये लाइट होती है डैजलिंग फ्लेम देती है, डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, तो किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस होती है, किस तरीके की लाइट देता है ये मैग्नीशियम रिबन जब जलता है? एक डैजलिंग मतलब बहुत चमकदार। सिल्वर देखा ना, चांदी, तो चांदी जैसी बहुत चमकदार, बिल्कुल आंखों में जैसे चुभ रही हो, बिल्कुल ऐसी फ्लेम। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कोई सब्सटेंस एक्स है, जब हम उसको बर्न करते हैं एयर में तो डार्जलिंग फ्लेम आती है, तो वो सब्सटेंस एक्स क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन हो गया। ठीक, तो सब्सटेंस वाई बना। तो अब देखिए अगर ये क्वेश्चन मैं कहूँ सब्सटेंस एक्स जो है वो बर्न हुआ ऑक्सीजन में और सब्सटेंस वाई उसने बनाया, और जब बर्न हुआ तो उसने एक डैजलिंग फ्लेम दिया और बहुत हीट जनरेट हुई, तो सब्सटेंस एक्स क्या हो गया? यहाँ पे देखिए
सब्सटेंस एक्स हमारा हो गया मैग्नीशियम, सब्सटेंस वाई क्या हो जाएगा, सब्सटेंस वाई हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसकी एशेस होती हैं, ठीक, जल जाएगा तो ऐश ही बनेगी इसकी, ठीक है, ऐश होती है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस वाई है, अगर क्वेश्चन में इसके आगे बोलते हैं कि सब्सटेंस वाई को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सब्सटेंस जेड दे देता है, तो अब सब्सटेंस जेड बताओ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेज़लिंग फ्लेम को मिटा रही हूँ, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो देखिए अब जो सब्सटेंस एक्स था, सॉरी वाई था, उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया और इसने दे दिया सब्सटेंस जेड। अब मुझे बताना है सब्सटेंस जेड क्या हो सकता है, ठीक है। सब्सटेंस एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, सब्सटेंस वाई हमारा है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिखता ताकि जगह मिले। तो सब्सटेंस वाई जो था वो हमारा क्या था, वो हमारा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा था सब्सटेंस वाई, राइट, ठीक है। तो अब जब ये सब्सटेंस वाई मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Z मिल जाएगा, और ये Z क्या है हमारा, क्या बनेगा, Z का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, बहुत इजीली बन गया MgOH होल ट्वाइस। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ा क्योंकि हमको सारी वैलेंसीज याद है। पिछले वीडियोस में जो अभी सीधे इसी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज पहले के वीडियोस में जाइए और ये रेडिकल, सफिक्स और वैलेंसीज को देख लीजिए क्योंकि तब आपको ये सारी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। तो इनिशियल 2 वीडियोस में हमने 20 एलिमेंट्स, सफिक्स कैसे लेंगे, रेडिकल्स की वैलेंसी कैसे लेंगे, वो सारी बातें करी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन ने कहा कि कोई सब्सटेंस एक्स है, जब हमने उसको बर्न करा एयर में तो सब्सटेंस वाई बना, और फिर जब वाई को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो जेड बना। तो अब ये सारी चीजें बताओ एक्स वाई जेड क्या है, और ये भी बताओ कि ये एक्स किसके साथ उससे रिएक्शन करी जब वो बर्न हुआ एयर में। तो पहला क्वेश्चन एक्स क्या है, मैग्नीशियम, क्यों है, क्योंकि जब उसने एयर में वो बर्न हुआ तो उसने डैजलिंग फ्लेम दी, ठीक है। और हमारा कीवर्ड है कि डैजलिंग फ्लेम जो होती है वो तो मैग्नीशियम की ही आती है, मैग्नीशियम रिबन की होती है, ठीक है। तो हमने डैजलिंग फ्लेम से समझा कि ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो एक्स हो गया मैग्नीशियम, वाई क्या हुआ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ बर्न इन एयर, एयर में बर्न करने से क्या होगा, हम +O2 लिखेंगे, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब फिर कहा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में, वाई को हमने जब वाटर में डिसॉल्व किया तो Z बन गया, ठीक। तो वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या दे देगा, Z मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा आसान से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब चलिए एंडोथर्मिक की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, बिना हीट को एब्जॉर्ब किए हुए वो रिएक्शन अकर नहीं कर सकती है। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं, जितना डीकंपोजिशन हो रहा है ज्यादातर वो एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे कि डीकंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस का टूट जाना, ठीक है, उसके बीच के बॉन्ड का टूट जाना, ठीक। इसको ऐसा समझते हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं, सपोज राम एंड श्याम, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। तो अब उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना, उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना, क्या किया जाए, ऐसे तो टूटेगी नहीं, तो मुझसे मत बात करना, तो मुझसे मत बात करना, क्या ऐसे फ्रेंडशिप टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी, ठीक है। वो कहेगा तुम कौन होते हो मेरे को ये बताने वाले, मेरा तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं तो पक्का बात करूंगा। तो अब उनके बीच का ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को हीटअप करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तुम्हें पता है राम ऐसा ऐसा बोलता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें पता है श्याम ऐसा ऐसा बोलता है तुम्हारे बारे में, और धीमे धीमे क्या होगा, दोनों को गुस्सा आना शुरू होगा और वो
टूट जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को हीट किया, तो बिना हीट किए हुए, बिना कोई गर्मी दिए हुए, बिना हीट किए हुए कोई भी बॉन्ड टूटता नहीं है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है कि इनको हीट देनी पड़ती है बाहर से, ठीक है। अगर हम हीट को दे रहे हैं तो वो सारी की सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सारी सारी एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक। इसके अलावा एक रिएक्शन होती है, ये देखिए, ये डिकम्पोज नहीं हो रही, अभी इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद ये सारी रिएक्शंस हम करेंगे, बल्कि इसको भी हम तभी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट आ गया स्टेट में चेंज। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा जो, हमें कैसे पता चल रहा है कि रिएक्शन अकर कर रही है। हमने कहा इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, हमने कहा कलर में चेंज होगा, हमने कहा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। लास्ट हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट है तो, ठीक है। तो अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप कैंडल को बर्न करिए, तो वैक्स जो अभी तक सॉलिड था वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, स्टेट में चेंज हो गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या दिखा रही है कि केमिकल रिएक्शन अगर कर रही है। तो स्टेट ऑफ चेंज पे क्या आ जाएगा, बर्निंग ऑफ वैक्स या कैंडल, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि जब हम ये सब बातें कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज, किसी रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज हो रही हो, इन पांचों में से सिर्फ एक ही चीज हो रही हो, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो रिएक्शन हो रही है। कोई दो तीन कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी आपको बताया था कि मेटल एंड एसिड अगर रिएक्ट कर रहे हैं, तो चलिए कोई मेटल को लेते हैं, हमने ले लिया जिंक ग्रैनुअल्स को हमने डाइल्यूट एसिड के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट कराया, तो इससे दे दिया Zn। अब देखें क्या होगा, Zn Cl के साथ में आ जाएगा, Zn की वैलेंसी 2, Cl की 1, तो क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो अब देखिए, प्लस हीट, बहुत ही विग्रेसली ये रिएक्ट करता है, इसलिए इसमें हीट भी निकलती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दो चीज भी, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, दूसरी हीट निकल रही है। तो जरूरी नहीं है कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें सिर्फ एक ही तरीके से हमको पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है। उसमें एक से ज्यादा तरीका भी हो सकता है जहां हमको ये पता चले कि हाँ यहाँ पे तो रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं।